आज हम लोग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए के विषय में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करने के पहले थोड़ा सा एक चीज जाने हम लोग कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे अभी तक देखा जा गया तो निर्विवाद बिना किसी अपवाद के जितने भी जीव पाए जाते हैं सब में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो वही जेनेटिक मटेरियल होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें से अधिकांशतः यानी मैक्सिमम जो होता है वह डीएनए पाया जाता है। जिसमें से अधिकांशतः यानी मैक्सिमम डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है, कुछ वायरसों में क्या होता है आरएनए भी करता है, लेकिन जब भी अगर आपसे पूछे तो डीएनए की ही बात ही चर्चा करेंगे कि डीएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल है। और मान लीजिए विकल्प के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों दिया है, दोनों टिक करेंगे और नहीं तो डीएनए ही चर्चा करेंगे, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इस चीज को क्लियर करने के पहले आइसोलेशन समझना निकालना कैसे उसे प्राप्त करते हैं, तो इस चीज को क्लियर करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का इन द सेंस का मतलब कि जरा समझे कि न्यूक्लियस जो डीएनए है वो रहता कहाँ है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले देखेंगे तो जो अगर किसी सेल की बात करते हैं, हम कोशिका की बात करते हैं, यदि प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऐसे सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर की ओर जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अब पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? जीव द्रव्य कहते हैं। अब जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में आप पढ़े हैं कि तभी सभी प्रकार के जो कोशिकाएं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, इत्यादि सभी कोशिकाएं को पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बीच में आप देखते हैं तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म बीपी, ये हो गया सेल वॉल यानी सीडब्ल्यू, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि पीएम। ठीक हो गया, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। अब इसके अंदर पाया गया न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। और ये भी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी डबल लेयर का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? डबल लेयर का पाया जाता है। क्लियर। अब इस जो डबल लेयर होने के बाद भी इसमें पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर कोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य में ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर क्रोमैटिन तंतु के रूप में ऐसे ऐसे पाया जाता है। बात समझ में आया? तो अब हमको निकालना है क्या? जेनेटिक मटेरियल। सोचिए कहां से निकालना है, कहां है? उसके सबसे बाहर प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, अगर प्लांट सेल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर क्या है? आपको प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन पदार्थ है, जो डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, वह इसके अंदर है। तो यहां से हमको निकालना पड़ेगा, यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड रहता कहां है, तब हम निकालेंगे, वो उसको निकालेंगे फिर तब आप बायोटेक्नोलॉजी में उसका उपयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं। जहां तक हमारी वो चर्चा हुई तो चर्चा होगी, आप न्यूक्लिक एसिड होता है कहां पाया जाता है ये अब जान गए। इसके अलावा आप जानते हैं, अभी चर्चा हुई थी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो डीएनए को काटता है। अब उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जो क्या पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक जो इंडोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, दोनों कहां से काटता है इसके पहले वाले वीडियो में आपको चर्चा है। तो ये क्या करता है? काटने का काम करता है। अब इसके आगे हम लोग लिखने का काम करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते चले, समझते चले। तो लिखेंगे इसमें क्या हो गया? लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल
of all organism without exception is nucleic acid. क्लियर। यहां देखिए क्या लिखा गया है कि जेनेटिक मटेरियल लिखा गया है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवधारी होते हैं समस्त जीवों में, विदाउट किसी बिना, विदाउट एक्सेप्शन, निर अपवाद कह सकते हैं हिंदी में, बिना किसी अपवाद का, क्या है, इज न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड है, उसी को क्या कहते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें देखेंगे मेजॉरिटी, अगला ऐसे लिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज deoxyribonucleic acid. This is deoxyribonucleic acid. राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसमें क्या लिखा गया? मेजॉरिटी, अधिकांशतः, मेजॉरिटी अधिकांशतः ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिकांश जीवों में, दिस इज क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया? जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं संक्षेप में। क्या कहते हैं? डीएनए। अधिकांश जीवों में क्या होता है? यही डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्लियर हो गया आपको? अब याद होगा आपको कि इसको काटने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं। फॉर कटिंग, आगे लिख दिया जाए, फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के काटने के लिए, डीएनए के कटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज है, दो एंजाइम होते हैं जो काटने का काम करते हैं। याद होगा यदि आपको, तो रिस्ट्रिक्शन जो इंडोन्यूक्लिएज होता है वह डीएनए को बीच में से काटता है, और जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है वह डीएनए को किनारे से काटता है। काटते तो दोनों है, एक किनारे से काटा और दूसरा बीच से काटने का काम करता है। अब जैसे जहां जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से काम किया जाता है। तो आपने लिखा कि रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जाता है। कैसे काटा गया? चाहे बीच से काटा जाए या बाहर से काटा जाए। क्लियर हो गया? अब हम लोग, अब देखिए इसके साथ हम लोग देखे थे कि जो डीएनए है, डीएनए एलॉन्ग विथ, हमको निकालना है डीएनए, तो डीएनए एलॉन्ग विथ, डीएनए के साथ अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, and also lipids। ठीक है, यानी कि हम लिखे, इसको देखिए लिखा गया है, हम लोग जो सेल वाली जो फिगर हम लोग रफ डायग्राम बनाया उसमें देख रहे हैं, जो डीएनए के साथ अदर, माइक्रो मतलब होता है बड़ा, याद रहे, माइक्रो का मतलब बड़ा, बिग, और माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो और माइक्रो। क्लियर? तो इसके साथ अनेक माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, मतलब के साथ साथ। तो डीएनए के साथ माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड्स है और लिपिड्स है, ये सब भी उसके साथ साथ पाए जाते हैं। डीएनए का आप पोजीशन देख रहे हैं कहां पाया जाता है, तो इसलिए उसके साथ ये सब पाए जाते हैं। अब हमको अगर जेनेटिक मटेरियल निकालना है, और वो भी निकाला है तो क्या निकालना पड़ेगा? प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। प्योर फॉर्म में निकालेंगे
तभी तो आप उसका ट्रांसप्लांट करेंगे, दूसरे में लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, वेक्टर से जोड़ेंगे, कराएंगे। नहीं तो उसके साथ प्योर फॉर्म में नहीं निकालेंगे तो इम्प्योरिटी रहेगा। तो वो जो आप करना चाहते थे, ट्रांसजेनिक जो पौधा बनाना चाहते हैं, चाहे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना चाहते हैं, वह सही से नहीं बन पाएगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए। और उसके साथ आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हैं, तो इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो आगे लिख लीजिए, this can be achieved, achieved, achieved प्राप्त किया जाएगा by treatment, by treating कर दिया जाए, by treating the bacterial cell, treating the bacterial cell or animal tissue with enzyme such as क्लियर आपको। this can be achieved, यह हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अचीव प्राप्त करना, बाय ट्रीटिंग उपचारित करना, ट्रीटिंग यानी कि उपचारित करना, कैसे, द बैक्टीरियल सेल या एनिमल सेल विथ एंजाइम। अब अलग अलग सेल के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हो गया, ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का उपयोग करेंगे बैक्टीरिया के लिए, लाइसोजाइम का उपयोग करेंगे बैक्टीरिया के लिए। सेल्यूलेज क्या उपयोग करेंगे, प्लांट सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए। और है काइटिनेज का उपयोग करेंगे फंजाई के लिए। लिख लिया आपने। अब देखिए, अलग अलग कोशिका के लिए, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए लिखा गया लाइसोजाइम, और बैक्टीरिया से हम डीएनए निकालना चाह रहे हैं, बैक्टीरियल सेल से हम डीएनए निकालना चाहते हैं, तो लाइसोजाइम का उपयोग करेंगे। यह क्या करता है, उसका जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, उसे गलाने का काम करता है। तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो कैसे करेगा, लाइसोजाइम से। याद होगा आपको, लाइसोजाइम हमारे आंसू में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, हमारे आंख जो टीयर्स है उसमें भी पाया जाता है। वो इसीलिए ताकि यह क्या करता है, हमारे आंख में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उस बैक्टीरिया को मार करके किल करने का काम करता है। इसलिए हमेशा देखते होंगे एक बहुत कम ही इंटरवल पर ये पलक अपने आप क्या होता है, बंद होता रहता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये इसको वाइपर के रूप में काम करता है, पलक हमारे आंख के लिए वाइपर का काम करता है। और साथ ही साथ हमेशा धीरे-धीरे आंसू स्रावित होती रहते हैं। लेकिन जब कभी आप क्या करते हैं, बहुत अधिक खुशी में रहते हैं या बहुत अधिक क्या करते हैं, प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, कोई ऐसे अवसाद आ जाता है या बहुत खुशी रहती है, तो दोनों कंडीशन में आंसू आपके गिरते हैं। तो उसी कारण, उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पे जो टीयर्स ग्लैंड है, जब आप या तो हंसने की स्थिति देखिए या तो रोने की स्थिति देखते हैं, बहुत तेज ऐसे कैसे करके रोइंग करता है, क्राइंग करता है। तो जो ऐसे कस के मुंह खोल के या बहुत खोल के हंसता है या चाहे रोता है, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टीयर्स ग्लैंड होती है उस पे प्रेशर होता है और आंसू छलक के आंखें अंदर आ जाता है लार्ज अमाउंट पे। दैट इज रीजन, चाहे आप रो रहे हो या हंस रहे हो, दोनों समय क्या होता है, आंसू निकलते हैं। बात समझ में आया? आंसू में क्या पाया गया, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का उपयोग किसमें करते हैं, बैक्टीरियल डीएनए को सेपरेट करने के लिए, बैक्टीरिया को गलाने के लिए। अब ये देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या होता है, जो एंजाइम का नामकरण करते हैं, एंजाइम को जो नामकरण करते हैं, जिस पदार्थ पे वो काम करता है, जिस पदार्थ पे वो काम करता है, उसी के अंत में एईएसई जोड़ देते हैं, एज जोड़ देते हैं। अब देखिए,
प्लांट सेल यानी क्या सेल्यूलेज, सेल्यूलेज याद होगा, देखिए सेल्यूलेज एंजाइम हो गया। अब याद होगा आपको कि जो प्लांट सेल होता है, कौन सेल, जो प्लांट सेल होता है उसकी चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्या बना होता है, सेल वॉल। कहां पाया जाता है, प्लांट सेल के चारों तरफ। ठीक है, तो जब सेल वॉल पाया जाता है तो देखिए सेल्यूलोज का बना होता है, तो उसको गलाने के लिए कौन एंजाइम आ गया, सेल्यूलेज। याद करने की जरूरत नहीं, सेल वॉल है तो सेल्यूलोज गलाएगा उसको, किसने, प्लांट सेल में। अब देखिए जो फंजाई यानी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, याद होगा आपको, तो फंजाई यानी कि फंजाई यानी कि कवर, फंजाई यानी कि कवर। अगर उसकी बात करते हैं तो उसका जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन नामक पदार्थ होता है, फंगल काइटिन उसके साथ आता है, खाली काइटिन नहीं, क्योंकि काइटिन अगर चले जाए तो उसमें आर्थ्रोपोडा सन के ऊपर भी पाया जाता है काइटिन, जैसे कागज मक्खी उसमें काइटिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो फंगल काइटिन का है, इसको जो फंगल काइटिन होता है तो उसको गलाने के लिए आ गया काइटिनेज, काइटिनेज ए ऐसी जोड़ दिया गया। बात समझ में आया। तो यदि फंजाई वाला सेल है उससे हम डीएनए निकालना चाहते हैं तो कौन काम करेगा, काइटिनेज। किसमें पाया जाता है, फंजाई के चारों तरफ पाया जाता है, फंगल जो सेल वॉल होता है उसके चारों तरफ भी पाया जाता है। तो अलग अलग एंजाइमों की सहायता से हम क्या करते हैं, ये जो वो गलाने का काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो याद हो गया, बैक्टीरियल से क्या निकालेंगे, बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम। क्या, अरे बोलते रहिए पता चलेगा ना जगह है। तो बैक्टीरियल सेल वाल कैसे गलाएंगे, लाइसोजाइम से। अगर प्लांट सेल है तो क्या करेंगे, सेल्यूलेज से गलाएंगे। यदि क्या है, यदि क्या है फंजाई है तो उसको क्या करेंगे, काइटिनेज से गलाई करेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, जिस पदार्थ पे काम करता है उसी के नाम के आगे एएससी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आरएनए। आरएनए कैन बी रिमूव्ड, आरएनए को हटाना है, रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट, उपचार से, ट्रीटमेंट उपचार विथ राइबो न्यूक्लिएज, राइबो न्यूक्लिएज। ठीक है, अगर प्रोटीन है PROTEIN प्रोटीन है तो इसके लिए हो जाता है प्रोटीएज, प्रोटीएज। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, तो पहले क्या किया गया, अब यहां भी देख लिख लिया आप लोग, सब लोग क्लियर, बहुत अच्छा। तो तेज लिखिए, फास्ट लिखेंगे। यहां देखिए लिखा गया है, क्या गया, राइबोन्यूक्लिएज। अब देखिए आरएनए है, आरएनए क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म आपको याद है, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिक एसिड यही ना होता है। अब देखिए उस पे काम किया कौन, राइबोन्यूक्लिएज, ए ऐसे जोड़ दिया आपने। तो आरएनए को कैसे हटाएंगे, राइबोन्यूक्लिएज से। किससे हटाएंगे, राइबोन्यूक्लिएज। नाम रटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू लर्न। ठीक है, तो ये हो गया राइबोन्यूक्लिएज। अब यहां देखिए अगर आरएनए हटा दिए उसके बाद बचा क्या, प्रोटीन भी रहेगा भाई, प्रोटीन का बना है तो प्रोटीन देखिए प्रोटीएज, प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीन को कौन एंजाइम गलाएगा, प्रोटीएज। बात समझ में आया। तो जो प्रोटीन था वो भी हटा दिया, यानी कि आपने शुरू किया था प्रक्रिया, सेल वॉल हटाया, सेल वॉल हटाया, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाएंगे। उसके अलावा क्या था, ये आरएनए को गलाया, आरएनए को गलाने के बाद प्रोटीन को गलाया। इस प्रकार से अब लगभग सारी चीजों को हटा दिए। बात समझ में आया। तो इस प्रकार के एंजाइमों की सहायता से आपने क्या किया, उसमें जो अन्य जो पदार्थ है माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उसको आपने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखिए अदर molecules precipitates और शेरपिट हो जाते हैं आउट, प्रेसिपिटेट आउट ऑफ
chilled to ethanol. This can be seen, देखा जा सकता है, as collection of fine threads like suspension, threads, threads like suspension, thread like suspension. precipitate है, precipitate, ठीक है। अब देखिए सब आप लोग हटा दिए, हटाने के बाद क्या आ गया, अदर मॉलिक्यूल्स, इसके बाद जो शेष बच जाते हैं प्रेसिपिटेट आउट, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेपित होना, केमिस्ट्री में आप लोग अक्सर पढ़े होंगे, तो अवक्षेपित हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट यानी कि अवक्षेपित हो जाते हैं, बाहर की तरफ हो जाते हैं। आप चिल्ड एथेनॉल, जरा देखिएगा, एथेनॉल समझ रहे हैं अल्कोहल है, चिल्ड का मतलब ठंडा नहीं, ठंडा मतलब कोल्ड होता है, कोल्ड में ठंडा होता है ना, चिल्ड का मतलब ये बर्फ वाला, आइसी कोल्ड, एकदम जहां बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास पहुंच रहा हो, वहां कभी देखते हैं ठंडा में खूब चिलचिलाहट ठंडा करती है, जैसे लगता है कि हड्डी हिल जाएगी, ऐसे ठंडा को चिल्ड कहते हैं। बात समझ में आया? या लेह लद्दाख में जाइए कभी घूमने तो वहां आपको दिखाई देगा चिल्ड, तो ये लिखा गया चिल्ड एथेनॉल, बिल्कुल एकदम बर्फ की जैसे ठंडा होने वाला एथेनॉल से जब इसमें डाल देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसको छान करके अलग कर देते हैं। जब ये छान कर अलग कर देंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा दिस कैन सीन, आपको दिखाई देगा एज कलेक्शन, दिखाई देगा फाइन मतलब पतले पतले थ्रेड्स यानी धागा, पतले पतले धागाओं का सस्पेंशन यानी विलयन दिखाई देगा आपको, गाढ़ा गाढ़ा, जैसे ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पतले पतले उस तरह से भी आपको हल्का हल्का धागा टाइप का महसूस होगा, ऐसे उठाएंगे तो आपको हल्के हल्के धागे जैसे दिखाई देगा, वो हो जाएगा क्या, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया? आपने इस वीडियो में क्या देखा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कैसे हम उसको देखते हैं। ओके, थैंक यू।